नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। हम टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में अगली क्लास है। कल आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए हम दिल के जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है गहराई का, वहाँ से माफी चाहते हैं। इसकी वजह ये थी कि थोड़ा तबीयत नासाज थी, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई। लेकिन आज मैं फिर हाजिर हूँ एक क्लास लेकर के। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गार, GAAR, जर्नल एंटी एवॉइडेंस रूल। तो पूरा मामला हम समझेंगे कि होता क्या है ये गार, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, खासकर इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और कंटेम्प्रेरी में जो इश्यूज चलते रहते हैं टैक्स को लेकर के, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो गार का जो है सबसे पहले फुल फॉर्म तो आपको जानना ही चाहिए, जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये है क्या। गार एक कर कानून है जिसे सबसे पहले जर्मनी में लागू किया गया था। आप यहाँ पर इस पॉइंट को अपने दिमाग में नोट कर लें, और अगर आपको ये भ्रम है कि आपका दिमाग भूल जाएगा तो अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद इसे 100 से भी अधिक देशों के द्वारा स्वीकार किया गया। यह कर अधिकारियों को सशक्त आयकर जो है जो अधिकारी होते हैं उनको अधिक जो है एक शक्ति देने वाला कानून है, ठीक है। अधिक शक्ति देने वाला एक कानून है। इसके अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय लेन देन होते हैं जिसमें जानबूझकर परिहार के उद्देश्य से कोई प्लान किया जाता है, उसे करवंचन की श्रेणी में रख करके उसकी जांच कर उस पर कर लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी बात है यहाँ पर गोल मटोल जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ, उसका मतलब ये है कि जैसा कि आपने पढ़ा जो है पिछले की क्लासेस में कि कर परिहार होता है, यानी कि जो रूल्स हैं उन रूल्स के कमियों को जो है उसका सहारा लेकर के अगर टैक्स से कोई बचता है तो उसको कर परिहार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गार है, GAR जिसे बोलते हैं, इसका काम ये है कि अगर कोई कंपनी जानबूझकर रूल्स के जो है अगेंस्ट जा करके या उसकी किसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके टैक्स देने से बच रही है, तो उसी के लिए कानून है कि उसको टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए कानून है। यहाँ पर जो बात लिखी हुई उसका मतलब यही है। इस कानून को सबसे पहले किसने? जर्मनी ने शुरू किया था, ठीक है। जर्मनी सबसे पहले इस कानून को शुरू किया था। अब आगे पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित किया गया कि जिन वित्तीय लेन देन में जांच पूरी हो चुकी है एवं अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें दोबारा गार के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। गार के दायरे में मात्र वैसे ही लेन देन को लाया जाएगा जिसमें कम से कम 3 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति की संभावना हो। अब गार एक कानून है जिससे टैक्स चोरी को पकड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि अगर किसी चूंकि टैक्स चोरी को रोकने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई जांच पहले से हो रही है तो गार के अंतर्गत उसमें जांच नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब कम से कम 3 करोड़ रुपए का राजस्व अगर सरकार को प्राप्त होने वाला है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी तभी गार जैसे प्रावधानों के तहत जांच किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा रिलीफ देने की बात है कि वो हतोत्साहित ना हो इस कानून को लेकर के, ठीक है। अभी इसके पीछे की जो एक इनसाइड स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि जिसे P नोट्स कहते हैं को गार के दायरे से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, तो उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ गया तो आपको जानना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब तो आप समझते हैं कि किसी चीज़ में भाग लेना, ठीक है। तो होता ये है कि अगर कोई बाहर का जो है इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो अपनी आइडेंटिटी को खुलेआम जाहिर नहीं करना चाहता है। होता कई बार क्या है कि इन्वेस्टर व्यक्तिगत तौर पर भी इन्वेस्ट करते हैं और कई व्यक्तियों के समूह में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए कई संस्थान होते हैं जो कई लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में सीधे इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना
आइडेंटिटी छुपा करके देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें एक नोट्स जारी किया जाता है, यानी कि एक अधिकार दे दिया जाता है, या कह सकते हैं कि एक पहचान पत्र दे दिया जाता है। उसे ही पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो छुप के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर छुप के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो संपत्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ तो घपलेबाजी है। बहुत ही कॉमन बात है, इसको समझने के लिए कोई आइंस्टीन और न्यूटन जैसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई अपनी संपत्ति को छुपा रहा है या अपने नाम को छुपा रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन होता यह है कि ये कैसा पैसा है, इससे सरकार ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं रखती हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनको बस एफडीआई बाहर से लाना है, उनको एफडीआई बाहर से लाना है, उनको ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, उनको एफआई लाना है बाहर से। तो वो इस बात के लिए परेशान होती कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के फ़ायदे कई हैं। फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, उसके बाद में देश में उत्पादन बढ़ता है, साथ ही देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तो हर कंट्री चाहती है कि उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट खूब ज़्यादा हो, भले ही वो पैसा कहाँ से आ रहा है इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। इसीलिए पार्टिसिपेटरी नोट्स एक जो है ये जारी किया जाता है। इसके तहत अधिकतर पैसा हवाला के जरिए या ब्लैक मनी ही होता है जो लौट करके एक ट्रू फॉर्म में देश में फिर से इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन बस यही है कि उस कमी को कोचा नहीं जाता है, और उस कमी से अगर कुछ लाभ मिल सकता है तो उस लाभ की ओर जाने के लिए इस पार्टिसिपेटरी नोट्स को अलाउ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विवाद के समाधान हेतु गार काउंसिल की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता सीबीडीटी के चेयरमैन करते हैं। सीबीडीटी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, सीबीडीटी को हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, काउंसिल में 2 अन्य सदस्य भी हैं, जिसमें से एक न्याय मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद का हो या उससे ऊपर का हो। ठीक है, दूसरा एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। चूंकि गार को भारत में हज और वोडाफोन डील के आलोक में लागू किया गया था, पिछली सरकार इसे पूर्ववर्ती या भूतलक्षी तौर पर 30 अगस्त 2010 से लागू करना चाह रही थी। ठीक है, 30 अगस्त 2010 से लागू करना चाह रही थी। अब पूरा मामला यहाँ पर आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए होता क्या है और हुआ क्या था। गार जो है अचानक आया क्यों, ये अचानक नहीं है, ये जो कर संहिता है उसमें कई बार इसका उल्लेख पहले से था। लेकिन ये मामला तब गंभीर हो गया जब वोडाफोन कंपनी ने धोखा दिया। ठीक है, वोडाफोन एक कंपनी है जिसने एक आइलैंड के माध्यम से इंडिया में इन्वेस्ट किया। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट किया, और इंडिया में कार्यरत एक कंपनी थी जिसको अगर आप जो है आपको याद हो तो हच नाम की एक कंपनी थी जो है जिसके सिम आते थे। ठीक है, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन की कंपनी थी। तो हच कंपनी को वोडाफोन ने खरीद लिया। ठीक है, हच कंपनी को वोडाफोन ने खरीद लिया, कह सकते हैं कि मर्ज कर लिया। ठीक है, और इस कंपनी ने एक आइलैंड से इंडिया में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो होता क्या है कि 2010 9-10 के आसपास 10 या 11 की बात है, भारत सरकार ने $2 बिलियन का जो है $2 बिलियन का इसके ऊपर टैक्स लगाया। कहा कि आपको इतना टैक्स देना है क्योंकि आपने यहाँ पर संपत्ति कमाई है। ठीक है, ये टैक्स लगाया वोडाफोन और हज कंपनी पर भारत सरकार ने। अच्छा, इस पर वोडाफोन और हज कंपनी ने अपना पक्ष रखा कि चूंकि जो डील हुई है वो 2 विदेशी कंपनियों के बीच में हुई है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसमें भारत सरकार टैक्स के लिए क्लेम नहीं कर सकती। ये वोडाफोन और हज कंपनी का अपना पक्ष था।
उस वक्त तक भारत सरकार ने कोई ऐसा कानून भी नहीं बनाया था। तो लचर कानून का फायदा वोडाफोन और हज कंपनी ने उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और भारत सरकार हार गई और वोडाफोन और हज कंपनी पैसा देने से बच गई। अब भारत सरकार को बड़ा धक्का लगा तो उन्होंने गार जैसी एक व्यवस्था लागू करने की बात कही और कानून बनाया और उस कानून को 30 अगस्त 2010 से लागू करने की बात की। यानी कि जब से कर वसूलने की बात हुई उससे पहले, यानी कि समय से पहले इसको जो है, जो समय भी चल रहा है उससे पहले, यानी कि भूत काल में जा करके इस कानून को लागू करने की बात की। हालांकि अगर कानूनी प्रावधान को देखें तो जो ऐसे मामले होते, अब इसको सिविल सूट कहा जाएगा कि क्रिमिनल सूट कहा जाएगा, इस पर तो जो है न्यायपालिका में बहस होगी। लेकिन जो क्रिमिनल सूट होते हैं उसमें भूतलक्षी कानून नहीं होता, यानी कि क्राइम के दिन जो कानून है उसी के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है। कोई नया कानून बना करके उसको पूर्ववर्ती तरीके से लागू करा करके नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का सूट होता है तो अलग मामला है। हालांकि सरकार ने ऐसा इसको लागू नहीं किया और इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया और उससे सुझाव मांगे कि आपका सुझाव क्या है। ठीक है, और वोडाफोन और हज कंपनी बच गई। तो सरकार ने महसूस किया कि एक कानून होना चाहिए और उसी के बाद में गार कानून को लेकर के भारत सरकार का जो है एक जोर पकड़ा और उन्होंने 2017 में उसको लागू भी कर दिया भारत सरकार ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। परंतु इस संदर्भ में गठित पार्थ सारथी सोम समिति ने, ठीक है, इस कमेटी का नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पार्थ सारथी सोम कमेटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे है? गार कानून से रिलेटेड है। ठीक है, ने सुझाव दिया कि यह एक अच्छा कानून है परंतु इसे भूतलक्षी तौर पर न लागू किया जाए, क्योंकि भूतलक्षी कर कानून से निवेशकों में अविश्वास का भाव उत्पन्न होगा। जो ये सोम साहब इन्होंने कहा कि एक अच्छा कानून है, ये होना चाहिए, लेकिन अगर इस कानून को आप भूतलक्षी तरीके से लागू कर देंगे तो जो निवेशक हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि सरकार आज अगर ये भूतलक्षी कानून बना करके हमको पहले से जो पहले जिस पर हमको टैक्स नहीं देना था उसे टैक्स ले लेगी, तो ये आगे भी कोई ऐसा कानून बना सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं उनको हतोत्साहित करता। तो ये कमेटी का जो रिकमेंडेशन था ये सही था, क्योंकि हमको इन्वेस्टर को आकर्षित करना होता है, उनको डरा करके भगाना नहीं होता है। तो जो है कमेटी ने कहा कि ये कानून अच्छा है लेकिन इसको भूतलक्षी तरीके से लागू ना किया जाए, इससे एक अच्छा सकारात्मक मैसेज इन्वेस्टर में जाएगा। ठीक है, और ये अच्छी बात थी और यह देश के निवेश वातावरण को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। अतः अगली सरकार ने सुझाव को मानते हुए अप्रैल 2017 में गार को प्रभावशाली बनाया। ठीक है, तो गार जो है कब प्रभावशाली हुआ? 2017 में, अप्रैल 2017 में, जब जो है मोदी सरकार चल रही थी तब वो जो है हुआ, ये प्रभावी हुआ। और इसकी बात कब चल रही थी? जब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। तो गार जो है एक ऐसा कानून है जो कर के चोरी को बचाने के लिए उसकी जांच करता है, लेकिन जांच ये तभी करता है जब जिस कर की बात हो रही उस पर पहले से कोई जांच ना हुई हो और जो मामला हो 3 करोड़ रुपए से ऊपर के राजस्व प्राप्ति का हो। ऐसी स्थिति में गार जो है जांच करती है। सबसे पहले इसको जर्मनी ने लागू किया था। इससे संबंधित जो कमेटी है पार्थ सारथी सोम कमेटी, उसको आप याद रखेंगे। तो ये 2-3 फैक्ट यहाँ से सवाल आपसे आ सकता है, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।